चलो भाई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं फिर से। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल। ठीक है, इसके अंदर मैं फैक्टोरियल सबसे पहले समझाता हूँ। देखो फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है वो ये होता है, एक एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप ना। ठीक है, अगर किसी भी नंबर n के आगे फैक्टोरियल लगा हुआ होता है तो इसका मतलब यह है कि उस नंबर से लेके 1 तक जितने नंबर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई करवा दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर 5 के आगे फैक्टोरियल लगा हुआ है तो 5 फैक्टोरियल का मतलब यह है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। 5 से लेके 1 तक के सारे नंबर को क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई। अब हमारे पास जो कैलकुलेटर होता है ना, उसके अंदर फैक्टोरियल का ऑप्शन होता है, यानी कि आप 5 लिखोगे फैक्टोरियल दबाओगे तो आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर डायरेक्टली करता है। मगर एप्टीट्यूड में कैलकुलेटर नहीं है ना, तो तुम्हारे पास ऑप्शंस भी इसी तरह दिए हुए होते हैं, यानी कि 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऑप्शन इसी तरह दिए हुए होंगे। ठीक है, वो फर्दर सॉल्व करने को बोलेगा नहीं जब तक, हाँ अगर कोई आसान कैलकुलेशन होगी तो वो बोल देगा, लेकिन अगर कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है तो वो एज इट इज ही ऑप्शन ज्यादातर दिए हुए होते हैं उसके अंदर। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से 3 फैक्टोरियल अगर है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा 1 फैक्टोरियल 1 होता है और 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। ठीक है, 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो इररेलेवेंट है अभी हमारे लिए। सही है, बाद में बता दूंगा। सही है जी, तो ये 4 चीजें फाइनल मैंने आपको बता दी यहाँ पर। अच्छा अब देखो, अगर मेरे पास लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल या मेरे पास लिखा हुआ है 4 फैक्टोरियल इंटू 5, ये दोनों चीजें बराबर हैं। क्यों, क्योंकि देखो 5 फैक्टोरियल क्या है, 5 से लेके 1 तक आपने सारे नंबर को मल्टीप्लाई करा दिया, और 4 फैक्टोरियल क्या है कि 4 से लेके सारे नंबर्स 1 से लेके 1 तक आपने सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करा दिया। अब अगर मैं इस पूरी चीज को मल्टीप्लाई बाय 5 करा दूं तो क्या ये 5 फैक्टोरियल नहीं बन जाएगा। ठीक है, अब ये काम किधर आता है, ये जो मैंने चीज बताई है कि आप 5 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल इंटू 5 में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने क्यों बताया है, देखो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास लिखा हुआ है n फैक्टोरियल कोई नंबर, तो आप उसको n माइनस 1 होल फैक्टोरियल इंटू n में ब्रेक कर सकते हो। मैं ये बता रहा था कि देखो अगर किसी नंबर n के साथ फैक्टोरियल लगा हुआ है तो आप उसको किस तरह ब्रेक कर सकते हो, n माइनस 1 होल फैक्टोरियल इंटू n में, यानी कि अगर 5 फैक्टोरियल है तो 5 माइनस 1 क्या होता है 4, तो मैंने इसको ब्रेक कर लिया 4 फैक्टोरियल इंटू 5 में। ठीक है जी, ये मैं आपको, अब ये मैंने क्यों बताया, देखो अगर आपके पास इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है तो इसको किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो हम एक तरीका तो ये है 9 से लेके 1 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कराएं, और नीचे 8 से लेके 1 तक सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कराएं, लेकिन वो जब हम कराते जब कैलकुलेटर होता ना, कैलकुलेटर नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम 9 फैक्टोरियल को तोड़ लेते हैं इस फॉर्म में, यानी कि 8 फैक्टोरियल इंटू, मतलब इस तरह n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 9 अपॉन 8 फैक्टोरियल, 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 8 फैक्टोरियल, और अब 8 फैक्टोरियल कैंसिल, तो 9 आंसर आ गया। कैसा, बगैर कैलकुलेटर के ऐसे। ठीक है जी, अब बात करते हैं परम्यूटेशंस की। परम्यूटेशंस की बेसिक डेफिनेशन ये है कि अरेंजमेंट्स वेयर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 अल्फाबेट्स हैं ए और सी, अगर मैं लिखता हूं ए सी और मैं लिखता हूं सी ए, ये दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं, ये दोनों 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। हालांकि यहां पर तुम देखो कि लेटर्स वही हैं, दोनों में ए और सी ही है, लेकिन यहां पे ए पहले आ रहा है सी बाद में, यहां पे सी पहले आ रहा है ए बाद में। ठीक है, तो ये 2 डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। तो परम्यूटेशंस क्या होती हैं, अरेंजमेंट्स जिनमें ऑर्डर मैटर करता है। सही है, यहां पर ऑर्डर मैटर कर रहा है, ए पहले सी बाद में, यहां पे सी पहले ए बाद में। ये परम्यूटेशंस का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये बात याद रखना। अच्छा, परम्यूटेशंस के लिए फॉर्मूला होता है ये NPR। ठीक है, ये चीज बराबर होती है इसके, फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर होल फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये सुनो, देखो मतलब n की जगह क्या रखेंगे, r की जगह क्या रखेंगे, ये सुनो, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ r आइटम्स सिलेक्टेड फ्रॉम अ टोटल ऑफ n आइटम्स। ठीक है, सिलेक्टेड नहीं होगा, एक सेकंड, selected and arranged, ये सही टर्म। ठीक है, अब मैं ये चीज मैं समझा रहा हूं अभी एग्जांपल से। ठीक है, अभी मैंने प्रॉपर्ली नहीं समझाया, एग्जांपल देके समझा रहा हूं। देखो एग्जांपल क्या है, अरेंज 3 एप्पल्स फ्रॉम 5 एप्पल्स। देखो भाई 5 सेब है, ये रहे, इसमें से
3 एप्पल्स पहले सेलेक्ट करने, सिलेक्टेड, ठीक है। ये 5 सेब हैं तो ये R आइटम्स हैं, 5 आइटम्स, ठीक है। इसमें से पहले 3 सेब क्या करने, सिलेक्ट करने, और फिर उनके बाद उनको अरेंज करना है, उसके बाद उसको अरेंज करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इनको डिफरेंट कर देते हैं क्योंकि ये सारे एक जैसे हैं। इसको ब्लू कर देते हैं, ठीक है। इसको कर देते हैं येलो, येलो बहुत अजीब सा लग रहा है, ग्रीन कर देते हैं, पिंक कर देते हैं, ये रेडी रहने देते हैं, और इसको कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। तो ये 5 अलग अलग एप्पल हो गए, ठीक है, सही है जी। अब इन 5 डिफरेंट एप्पल्स में से 3 एप्पल्स मुझे सेलेक्ट करने हैं और फिर क्या करना है, उनको अरेंज। अब देखो, मैं इन 5 में से कोई 3 सेलेक्ट करूंगा तो 5 हमारा क्या हो गया, R, सही है, हाँ सॉरी N, 5 हमारा N हो गया, ठीक है। और 3 एप्पल्स क्योंकि सेलेक्ट करने हैं तो 3 हमारा क्या हो गया, R। तो 5 टोटल एप्पल्स हैं तो 5 है N, और 3 उसमें से सेलेक्ट करने हैं तो वो है R, सही है जी। अब देखो, जब मैं इस 5 एप्पल्स में से 3 सेलेक्ट करूंगा तो उनको मैं किस ऑर्डर में अरेंज करूंगा ये मुझे नहीं पता। देखो फॉर एग्जांपल मैंने ये 3 सेलेक्ट कर लिए, अब जरूरी थोड़ी है कि मैं इनको ऐसे ही रखूं, हो सकता है कि मैं पिंक वाला बाद में रख दूं, ग्रीन वाला पहले रख दूं, हो सकता है रेड वाला बाद में रख दूं, ग्रीन वाला पहले रख दूं, ठीक है। तो क्योंकि इनकी अलग अलग वो बनेंगी तो इनको फिर अरेंज करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा कि नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ R आइटम्स सेलेक्टेड एंड अरेंज्ड, कि पहले सेलेक्ट करा फिर अरेंजमेंट्स फ्रॉम अ टोटल ऑफ n आइटम्स, सही है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 5p3 लिख के। 5p3 का फॉर्मूला क्या था, ये रहा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 फैक्टोरियल को मैंने इस तरह ब्रेक कर लिया, 5 इंटू 4 इंटू 3 2 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल हो गया। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, 5 4 जार 20, 23 जार 60। तो ये हमें ये जो 60 आंसर आया है ये हमें ये बता रहा है कि देयर आर 60 वेज टू अरेंज 3 एप्पल्स फ्रॉम अ सेट ऑफ 5, यानी कि 5 एप्पल्स में से 3 सेलेक्ट करने के बाद उनको डिफरेंट तरीके की जो उनकी अरेंजमेंट्स बन सकती हैं उनका नंबर है 60, ठीक है। सिलेक्शंस प्लस अरेंजमेंट्स, ठीक है। अब क्योंकि देखो जरूरी तो नहीं कि मैं यही 3 सेलेक्ट करूं, हो सकता है मैं ये 3 सेलेक्ट कर लूं, हो सकता है मैं बीच वाले 3 सेलेक्ट कर लूं, हो सकता है 2 शुरू से 1 आखिर से सेलेक्ट कर लूं। तो सिलेक्शंस जो मैं कर सकता हूं और फिर उनकी जो अरेंजमेंट्स कर सकता हूं वो टोटल 60 है, सही है। ये थी परम्यूटेशंस। कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं, देखो कॉम्बिनेशंस होते हैं सिलेक्शंस वेयर ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहां पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, यहां पर AC और CA एक ही चीज है, यहां पर AC और CA एक ही चीज है, क्योंकि ये क्या है, ये सिर्फ सिलेक्शन है, अरेंजमेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन है। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, सेम वही फॉर्मूला है जो NPR वाला है, सिर्फ डिनोमिनेटर में नीचे मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल कर देंगे, सही है। सिर्फ डिनोमिनेटर में नीचे मल्टीप्लाई बाय R फैक्टोरियल कर देंगे, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम है जैसे NPR का था। ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ R आइटम्स सेलेक्टेड फ्रॉम अ टोटल ऑफ n आइटम्स। देखो यहां पे सिर्फ सेलेक्टेड का वर्ड है, अरेंज का वर्ड नहीं, सिर्फ सेलेक्ट करना है, अरेंज कोई फर्क नहीं पड़ता, सही जी। दोबारा से वही एग्जांपल है, यहां पर था अरेंज 3 एप्पल्स फ्रॉम 5 एप्पल, यहां था सिलेक्ट 3 एप्पल्स फ्रॉम 5 एप्पल्स, सिर्फ सेलेक्ट करने, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये रंग बिरंगे एप्पल अपने दोबारा लेते हैं, ये आ गया, ठीक है जी। अच्छा देखो हमें सिर्फ क्या करना है, 5 में से 3 एप्पल्स को सिलेक्ट करना है, तो 5C3, 5 हमारा N है, 3 हमारा R है, ठीक है जी। फॉर्मूले में पुट किया, ठीक है, N की जगह 5, N की जगह 5, R की जगह 3, R की जगह 3, ठीक है। 5 को ब्रेक कर लिया, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल में, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल हुआ, और 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 4 जार 20, 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 इंटू 1 यानी कि 2, तो 20 अपॉन 2 आंसर क्या आया 10। अब तुम देख रहे हो कि कितना कम हो गया, यहां पर 60 इसलिए था कि हम सिलेक्ट भी कर रहे थे फिर अरेंजमेंट्स भी तो बना रहे थे उसके डिफरेंट डिफरेंट, यहां पे क्या है 10, यानी कि 10 तरीकों से देयर आर 10 वेज टू सेलेक्ट 3 एप्पल्स फ्रॉम 5। ये बेसिकली ये बता रहा है कि आपके पास 10 तरीके हैं जिससे आप इन 5 में से 3 एप्पल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया यहां तक। अब हम ये देखते हैं कि परम्यूटेशन का कॉम्बिनेशन के साथ रिलेशन क्या है, ये बता रहा हूं। देखो
एनपीआर जो है ना वो बराबर होता है एनसीआर मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल। कैसे, मुझे बताओ एनसीआर का फॉर्मूला क्या है? ये इसमें अगर मैं मल्टीप्लाई बाय आर फैक्टोरियल करा दूं तो ये आर फैक्टोरियल और ये आर फैक्टोरियल कैंसिल नहीं हो जाएगा, और मेरे पास जो चीज बचेगी वो क्या होगा? एनपीआर का फॉर्मूला। ठीक है, तो बेसिकली ये फॉर्मूला आपको ये बता रहा है, ये एनसीआर चूज थिंग्स, यानी कि क्या कर लो भाई, सिलेक्ट कर लो, अभी सिर्फ सिलेक्ट कर लो एक नंबर ऑफ सेट, जैसे कि 5 एप्पल्स हैं उनमें से 3 सेलेक्ट कर लो अभी। और आर फैक्टोरियल ये कह रहा है कि भाई उनको अब अरेंज कर दो। ठीक है, एनसीआर कह रहा है कि भाई सिलेक्ट कर लो, आर फैक्टोरियल कह रहा है कि उनको अब अरेंज कर दो। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बना रहे हैं? एनपीआर, सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट। ठीक है, चूज थिंग्स इन द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, ये बात समझ आ गई? यहां तक सब कुछ क्लियर है, कोई मसला नहीं है? ठीक है, देखो अब कुछ आइडेंटिटीज हैं जो याद रखनी है तुम लोगों ने। ठीक है, वैसे ही परम्यूटेशंस के लिए पहले तो देख लो कि NP1 यानी कि कोई भी नंबर P और 1 ये बराबर होता है उसी नंबर के। फॉर एग्जांपल 4P1 लिखा हुआ है तो ये 4 के बराबर होगा, 5P1 लिखा हुआ है तो 5 के बराबर होगा, 6P1 है तो 6 के बराबर होगा। ठीक है, ये एक चीज याद रखनी है। दूसरा 1P1 1 के बराबर होता है। ठीक है, उसके अलावा NP0 ये भी 1 के बराबर होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई नंबर P और 0 तो ये किसके बराबर होगा? 1 के। 5P0 1 के बराबर, 6P0 1 के बराबर। ठीक है, और 0P0 भी 1 के बराबर होता है। सही है, ये चीजें आपने याद रखनी है। कॉम्बिनेशंस के लिए देख लो, कॉम्बिनेशंस के लिए भी ये है कि NC1 जो है तो n के बराबर है, यानी कि कोई भी नंबर है N4 C1 तो वो 4 के बराबर, 5C1 5 के बराबर, 2C1 2 के बराबर। अच्छा, NCN यानी कि अगर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर सेम हो जाए, फॉर एग्जाम्पल 4C4 तो ये भी किसके बराबर होगा? 1 के। 5C4 1 के बराबर, 6C4 1 के बराबर। अच्छा, और अगर ये वाली चीज 0 हो जाए तो भी 1 के बराबर होगा। ठीक है, NC0 भी 1 होता है, यानी कि 4C0 है तो 1, 5C0 है तो 1, और 0C0 भी 1 होता है। तो ये याद इसलिए रखने बेहतर है, वैसे तो इसमें फॉर्मूला भी लगाया जा सकता है, लेकिन याद रखना इसलिए बेहतर है कि एप्टीट्यूड में जरा टाइम कम होता है ना, तो अगर कहीं पे 4C4 आ रहा हो तो मैं फौरन से जो है ना उसको 1 लिख दूं, मुझे पूरा फॉर्मूला लगाना ही ना पड़े। सही है, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एग्जांपल्स पे। ठीक है, 32 पेजेस हैं पूरे, आज खत्म करेंगे। देखो भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 शर्ट्स हैं, 2 ट्राउजर्स हैं और 2 बूट्स हैं। ठीक है, 3 शर्ट्स हैं, 2 ट्राउजर्स हैं और 2 बूट्स हैं। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ कि मैं इन आइटम्स को यूज करके कितने कॉम्बिनेशंस बना सकता हूं, कितने तरीके से इनको पहन सकता हूं अलग अलग करके। तो देखो, S1 मतलब शर्ट, T1 मतलब ट्राउजर और B1 मतलब बूट्स। एक शर्ट अगर मैं ले लूं तो उसके साथ या तो मैं एक ट्राउजर पहन सकता हूं या दूसरा ट्राउजर पहन सकता हूं, क्योंकि 2 ही ट्राउजर हैं। और फिर अगर मैं एक शर्ट और एक ट्राउजर ले लूं तो उसके साथ या तो एक बूट पहन सकता हूं या दूसरा बूट पहन सकता हूं। सिमिलरली अगर मैं दूसरा वाला ट्राउजर लेता हूं तो उसके साथ भी मैं एक बूट पहन सकता हूं या दूसरा बूट पहन सकता हूं। अच्छा, यही चीज शर्ट 2 के लिए है और यही चीज शर्ट 3 के लिए। अब तुम अगर थोड़ा सा काउंट करो तो मेरे पास कितने कॉम्बिनेशन बन गए जरा देखना। एक, दूसरा कॉम्बिनेशन 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसके 4 बने, इसके 4 और इसके भी 4 ही होंगे। तो टोटल कॉम्बिनेशंस मेरे पास कितने बन गए? 12। कि भाई इन आइटम्स को मैं 12 तरीके से कर सकता हूं। लेकिन आपने ये पूरा टेबल बना के नहीं करना, आपने क्या करना है मैं बताता हूं। देखो, जब भी हमारे पास ये कंडीशन होती है ना कि हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं आइटम्स की, कि भाई शर्ट एक अलग कैटेगरी है, ट्राउजर एक अलग कैटेगरी है, बूट्स एक अलग कैटेगरी है, और मुझे उन तीनों में से एक एक आइटम एक वक्त में सेलेक्ट करना है। सारे एक वक्त में एक ही शर्ट पहन सकता हूं, एक ही ट्राउजर पहन सकता हूं और एक ही बूट्स का पेयर ले सकता हूं। तो अब जब आपने ये करना है ना कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी में से एक वक्त में एक ही आइटम उठा सकते हैं, तो आप उनके आइटम्स को आपस में मल्टीप्लाई करा दें, यानी कि आप 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। तो मुझे बताओ 3 2 6, 6 2 क्या हुआ? 12 हो गया ना? ये लो भाई, सही है। एक और एग्जांपल देख लो। देयर आर 4 ट्रैक्स अवेलेबल इन मूविंग फ्रॉम कराची टू हैदराबाद, ऑल्सो 3 ट्रैक्स अवेलेबल फ्रॉम हैदराबाद टू लाहौर। कराची से हैदराबाद के कितने ट्रैक्स हैं? 4। और फिर आगे हैदराबाद से लाहौर के कितने ट्रैक्स हैं? 3।
हाउ मेनी वेज वन कैन गो फ्रॉम कराची टू लाहौर यूजिंग डिफरेंट ट्रैक्स। ठीक है, अब ये वो क्या पूछ रहा है आपसे कि भाई तरीके बताने बेसिकली। तो 4 ट्रैक्स हमारे पास हैं कराची से हैदराबाद के, 3 ट्रैक हमारे पास हैं हैदराबाद से लाहौर के। सही है। अब एक वक्त में जब वो कराची से हैदराबाद जा रहा होगा तो किसी एक ट्रैक पे जा पाएगा, और फिर जब वो हैदराबाद से लाहौर जा रहा होगा तब भी किसी एक ट्रैक पे जा पाएगा। तो मैंने अभी ऊपर बताया कि जब हमारे पास 2 डिफरेंट कैटेगरीज हों और उन दोनों में से एक वक्त में हम एक ही आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई। 4 3 क्या होता है 12। अच्छा, अब इसको तो मैं इस तरह काउंट भी कर लो। देखो, अगर वो ट्रैक 1 लेता है कराची से हैदराबाद में, तो उसके पास आगे 4 ट्रैक्स होंगे। अरे यार एक सेकेंड, ये लो। तो उसके पास आगे 3 ट्रैक्स होंगे, सही कह रहे थे। सही। उसके बाद अगर वो दूसरा ट्रैक ले लेता है तो उसके बाद फिर दोबारा आगे 3 ट्रैक्स होंगे। तो देखो 1 2 3, 1 2 3, 3 3 6 9 12। तो इस तरह भी ये 12 भी बन गया। ठीक है, ये मैंने विजुलाइज करने के लिए ये डायग्राम्स वगैरह बनाए हुए। ठीक है, तो ये एक 2 बातें हो गई। अच्छा, अब आगे देखो, कहेंगे भाई देयर आर 5 कंपेटिटर्स फॉर अ प्राइज इन हाई जंप, 8 फॉर अ प्राइज in 100 meters race and 7 for a prize in slow cycling. In how many different ways can these prizes be awarded? भाई देखो 5 कंपेटिटर्स हैं हाई जंप के लिए, पांचों में से किसी एक को ही मिलेगा। 5 कंपेटिटर्स हैं, प्राइज किसी एक को ही मिलेगा। 8 कंपेटिटर्स हैं 100 मीटर रेस के लिए, जीतेगा तो एक ही, प्राइज तो एक ही लेके जाएगा। 7 कंपेटिटर्स हैं स्लो साइकिलिंग के लिए, मगर जीतेगा तो एक ही। तो क्या ये 3 कैटेगरीज नहीं हो गई, बताओ? हाई जंप, 100 मीटर रेस, ये रेस लिख दिया, रेस है, और स्लो साइकिलिंग। एक सेकंड, 3 कैटेगरीज हो गई, और तीनों कैटेगरीज में से एक वक्त में एक ही प्राइस पिक करके एक बंदे को दिया जा सकता है ना? तो क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई बाय 8 40, और 40 मल्टीप्लाई बाय 7 तो 280 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। 280 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। कैसे? देखो कैसे बननी है। देखो देखो, हो सकता है कि हाई जंप जो है ना वो कंपेटिटर 1 जीत जाए, ठीक है। 100 मीटर रेस कंपेटिटर 4 जीत जाए 8 में से, और जो स्लो साइकिलिंग है वो कंपेटिटर 7 जीत जाए 7 में से। ये पॉसिबिलिटी, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि 2 3 7 2 5 8, इस तरह बहुत। तो कितनी बन सकती है टोटल? 280 पॉसिबिलिटीज है। सही जी, समझ आ रहा है ना? अगला सवाल देखो, Zara finds that by wearing different combinations of the jackets, shirts and pairs of trousers that she owns, she can make 90 different outfits. उसके पास जैकेट्स हैं, उसके पास शर्ट्स हैं, उसके पास ट्राउजर्स हैं, और इन तीनों को इस्तेमाल करते हुए वो 90 डिफरेंट आउटफिट्स के कॉम्बिनेशंस बना सकती है। If she owns 5 jackets and 3 pairs of trousers, how many shirts does he have? भाई उन्होंने आपको ये बता दिया 5 जैकेटें हैं और 3 पेयर ऑफ ट्राउजर्स हैं, शर्ट्स बतानी है, टोटल कॉम्बिनेशन बता दिया 90। तो मैंने क्या किया, 5 शर्ट्स 3 पेयर ऑफ ट्राउजर्स, और x मैंने ले लिया उसकी शर्ट्स को, हाँ शर्ट्स को, और टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं 90। तो बताओ 5 3 क्या होता है 15, और उसको उधर ले जाके 90 के साथ जब मैं डिवाइड कराऊंगा तो आंसर क्या आएगा 6। तो यानी कि उसके पास 6 शर्ट्स हैं, यानी कि उसके पास 6 शर्ट्स हैं। सही जी। अच्छा, अब एक और सवाल देख लो। अ बॉक्स कंटेन्स 2 ग्रीन बॉल्स, 3 रेड बॉल्स एंड अ ब्लैक बॉल्स। अब ये 3 अलग अलग कैटेगरीज नहीं हो गई? 2 ग्रीन बॉल्स हैं, 3 रेड बॉल्स हैं, और एक ब्लैक बॉल है। सही है। एक सेकेंड, इनको मैं हाईलाइट कर देता हूं। समझ गए? अब वो कह रहे हैं 3 balls are picked at random, in how many ways this can be done if an equal representation is desired। ठीक है भाई, वो ये कह रहा है कि हमारे पास ये बॉल्स हैं कुछ, ठीक है, ग्रीन रेड और ब्लैक, हमें इन सब में से टोटल 3 बॉल्स उठानी है। ठीक है जी, 3 बॉल उठानी है। तो मुझे बताओ, और फिर वो देखो आगे उसने एक चीज बड़ी स्पेसिफाई कर दी है, ये देखो, इफ एन इक्वल रिप्रेजेंटेशन इज डिजायर्ड। इसका मतलब क्या है कि तीनों में से एक एक उठानी है, ठीक है ना,
कि तीनों होनी चाहिए उसमें। तो अब 3 कैटेगरीज और तीनों में से एक वक्त में मैं एक ही ले सकता हूं, तो क्या कर सकता हूं, मल्टीप्लाई। तो 2 ग्रीन बॉल्स के लिए मल्टीप्लाई करा, 3 रेड बॉल्स और 1 ब्लैक बॉल, 2 3 आर 6, 6 1 आर 6। ठीक है, तो हमारे पास 6 डिफरेंट वेज हैं जिनके अंदर मैं उठा सकता हूं। देखो डिफरेंट वेज ऐसे कि देखो एक ही बॉक्स है, उसके अंदर ग्रीन भी है, रेड भी है, ब्लैक भी है। ऐसा हो सकता है कि मैं पहले उठाऊं, मेरे पास पहले ब्लैक आ जाए, फिर ग्रीन आ जाए, फिर रेड आ जाए। फिर हो सकता है कि मैं एक पहले उठाऊं तो पहले रेड आ जाए, फिर ग्रीन आ जाए, फिर ब्लैक आ जाए। ठीक है, तो इस तरह टोटल 6 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक बात यहां पे देख लो कि एंड का मतलब हमारे पास मल्टीप्लाई होता है, और का मतलब प्लस होता है। ठीक है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और का मतलब प्लस होता है। सवाल में जब भी एंड यूज हो तो मल्टीप्लाई और मतलब प्लस। ठीक है, ये मैंने क्यों बताया मैं आगे बताऊंगा। एक और सवाल देख लो अगला, ये आखिरी, उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखो हाउ मेनी वेज कैन सारा टेक 1 एप्पल, 1 ऑरेंज एंड 1 मैंगो फ्रॉम अ बास्केट कंटेनिंग 4 एप्पल्स, 3 ऑरेंजेस एंड 5 मैंगोस। भाई एक बास्केट है, 4 एप्पल हैं, 3 ऑरेंजेस हैं, 5 मैंगोज हैं, और तीनों एक एक उठाने, 3 कैटेगरीज, और तीनों में से एक वक्त में एक ही आइटम सिलेक्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई। 4 5 20, 23 60। तो 60 वेज हैं हमारे पास। हो सकता है पहले एप्पल उठा ले, फिर मैंगो, फिर ऑरेंज, पहले ऑरेंज उठा ले, फिर मैंगो, फिर एप्पल। ठीक है, इस तरह 60 वेज बनेंगे। अब एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको देने जा रहा हूं, सही है, देखना जरा गौर से सुनना, समझ आ जाएगा। मेरे पास लिखा हुआ एबीसी, 3 लेटर्स एबीसी। मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताओ भाई एबीसी को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो भाई एक मैं लिख सकता हूं एबीसी, एक तो वो खुद है। दूसरा मैं लिख सकता हूं सीएबी, बीसीए, सीबीए, एसीबी और बीएससी। ये 6 अरेंजमेंट्स के अलावा इसकी कोई और अरेंजमेंट नहीं बन सकती। यकीन नहीं आ रहा तो बना के देख लो, इन 6 के अलावा, इन 6 के अलावा कोई और अरेंजमेंट नहीं बन सकती। तो अब जब मेरे पास 3 आइटम्स हो, नहीं ओ सॉरी, जब मेरे पास एक पर्टिकुलर आइटम्स हो और मुझे उन सबको अरेंज करना है, यानी कि उनमें से सेलेक्ट नहीं करना, उनमें से कोई चीज निकाल के फिर अरेंज नहीं करना, उन सबको अरेंज करना है। 5 एप्पल्स हैं, 5 को अरेंज करना है, 3 सेलेक्ट करके अरेंज नहीं करने। तो मैं क्या कर सकता हूं कि उन आइटम्स का फैक्टोरियल ले सकता हूं, जैसे कि मैंने यहां पर ले लिया 3 फैक्टोरियल। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसका बता देता हूं। देखो फॉर एग्जाम्पल जब मैं अरेंज कर रहा हूंगा तो पहले बॉक्स में मैं तीनों में से कोई एक अल्फाबेट लिख सकता हूं, या तो ए लिख सकता हूं, या तो बी लिख सकता हूं, या तो सी लिख सकता हूं। तो मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं पहले बॉक्स के लिए, 3 चॉइसेस हैं। अब उन 3 में से एक अल्फाबेट पहले वाले में ऑलरेडी आ गया, तो दूसरे बॉक्स के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, 2, और आखिरी बॉक्स के लिए कितनी है, 1। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 3 2 6, 6 1 6। तो क्या ये 3 फैक्टोरियल नहीं बन गया। ठीक है, और मैंने ये ऊपर यहां पर भी बताया था जब मैं रिलेशनशिप बता रहा था कि आर फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है कि अरेंज कर दो ऑर्डर में, बस सिलेक्शन विलेक्शन कोई नहीं करती। सही है, तो अब क्योंकि 3 लेटर्स हैं, इनमें सिलेक्शन कोई नहीं करनी, बस हमने इनको अरेंज करना है, तो हमने 3 फैक्टोरियल कर दिया। ठीक है, और कॉन्सेप्ट उसका मैंने यहां पे बता दिया। अच्छा अब ये तो हो गया आपके पास ये। अब देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 लेटर्स ए बी बी हैं, एक लेटर 2 बार आ रहा है, तो इनको मैं किस तरह अरेंज कर सकता हूं। तो मैंने देखो अरेंजमेंट्स बनाई है, एक तो ए बी बी खुद हो गई, एक बी ए बी हो गया, एक बी बी ए हो गया। सही है, अच्छा फिर दोबारा से बी बी असल में मैंने पता क्या किया, देखो हमारे पास यहाँ पर ए बी सी है ना, और यहाँ पर ए बी बी है, तो हमारे पास क्या आया, सी की जगह बी आया है। तो इन सारे कॉम्बिनेशन में जहां जहां सी आ रहा था मैंने वहां बी लिख दिया, जहां जहां सी आ रहा था मैंने वहां बी लिख दिया, ये काम किया मैंने। तो हमारे पास पता है क्या हुआ, हमारे पास रिपीटेशन आ गई, ए बी बी 2 बार आ गया, बी बी ए 2 बार आ गया, बी ए भी 2 बार आ गया, हमारे पास रिपीटेशन आ गई। ठीक है, तो रिपीटेशन तो हमारे पास जो है वो मतलब देखो ये और ये चीज बिल्कुल सेम है, ये कोई 2 डिफरेंट चीजें तो नहीं है, ये और ये बिल्कुल सेम है, ये और ये बिल्कुल सेम है। तो जब रिपीटेशन आ जाए तो आपने क्या करना है कि आपने जो रिपीट हो रहे हैं ना उनको डिवाइड कर देना है फैक्टोरियल के साथ। जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं दोबारा से बताता हूं। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पे 3 आइटम्स है, तो उनके लिए मैंने 3 फैक्टोरियल कर दिया। 3 आइटम्स है ए बी बी, उनके लिए 3 फैक्टोरियल, लेकिन बी 2 बार आ रहा है। अब क्योंकि बी 2 बार आ रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल।
तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 3 2 जार, तो 3 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ इस तरह, 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, क्या बचा, तो अब मेरे पास देख रहे हो तरीके आधे हो गए। और तुम ये बात देख लो जस्टिफाइड है, हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 3 ही कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, एक ए बी बन रहा है, एक बी ए बी बन रहा है और एक बी बी ए बन रहा है, बस इसके अलावा तो और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। और यही कॉम्बिनेशन एक एक बार और बन गए हमारे पास। तो हमारे पास जब रिपीटेशन हो गई ना, तो तुम देख रहे हो कि वैल्यू जो है वो इसकी कम हो गई। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है, डब्बे से समझ लो। देख लो भाई, 3 लेटर्स हैं, तो मैंने 3 डब्बे बना दिए। पहले डब्बे में ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है, तो यानी कि मेरे पास टोटल चॉइस कितनी है, 2 नहीं है, टोटल चॉइसेस मेरे पास 3 है, इसलिए कि दूसरा वाला भी तो आ सकता है। सही है। अब 3 इसलिए कि देखो यहां पर हमारे पास ये वाला ए भी आ सकता है, ये वाला बी आ सकता है, ये वाला बी भी आ सकता है, ठीक है ना। दूसरे डब्बे के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं ये बताओ जरा। एक चॉइस है। क्यों? क्योंकि देखो अगर मेरे पास ए पहले वाले डब्बे में आ गया तो दूसरे डब्बे के लिए मेरे पास सिर्फ बी ही बचेगा, क्योंकि वो दोनों बी हैं, और इसके लिए भी एक, तो 3, तीनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 वेज है हमारे पास। अरे यार ये क्या बन गया, सही है जी, ए बी बी। रुक जाओ, तो तुमने ये सब नहीं करना, ये सब तो मैंने समझाने के लिए किया था। तुमने बस क्या करना है कि अगर तो कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा, सब के सब डिफरेंट हैं, तो डायरेक्ट जितने हैं उसका फैक्टोरियल, और अगर रिपीट हो रहा है तो फिर डिवाइड बाय रिपीटेशंस का फैक्टोरियल। सही है जी। आ जाओ सवाल, देखो एग्जाम्पल देखो क्या है, एब्रा का डैबरा, ठीक है, ये एक अल्फाज है, इनकी बतानी है अरेंजमेंट्स कितनी बन सकती है। तो पहले तो मुझे बताओ कि मैं सिंपल पहले तो ये काम करता हूं कि इन सबको गिन लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहले तो आ गया भाई 11 फैक्टोरियल, लेकिन हमारे पास वर्ड्स रिपीट भी तो हो रहे हैं, कि नहीं हो रहे, वर्ड्स रिपीट भी तो हो रहे हैं। अब मुझे बताओ ए कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार आ रहा है, तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। बी कितनी बार आ रहा है, 1 2, तो 2 फैक्टोरियल से भी डिवाइड किया। आर कितनी बार आ रहा है, 2, तो फिर से 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। क्या बचा, सी और डी तो एक एक बार ही आ रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करना चाहूं तो 11 फैक्टोरियल को मैं तोड़ सकता हूं, 10 फैक्टोरियल नहीं, मैं एक काम करता हूँ ना, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 और 5 फैक्टोरियल। सही है, 5 इंटू 2 इंटू 2, ये और ये कैंसिल। सही है। अच्छा वैसे मैं एक बात बता दूं कि तुम्हारे पास जो आंसर थे ना वो इसी फॉर्म में बेसिकली गिवन थे, ठीक है, ऑप्शंस वैसे इसी में थे, ठीक है। अगर तोड़ना चाहो तो इस तरह से तोड़ के फिर उसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ऑप्शंस इसी तरह गिवन थे, क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है ना, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स वो है। अच्छा अब देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई 4 और जेड क्यूब है, इनको मैं किस तरह अरेंज कर सकता हूँ। तो पहले तो ये देख लो भाई, एक्स हमारे पास 2 है, वाई हमारे पास 4 है और जेड हमारे पास 3 है, ये इस तरह है। अब अरेंजमेंट्स हमने करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सबसे पहले तो 9 फैक्टोरियल आ गया उसके लिए। रिपीटेशंस देख लो, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल वाई के लिए और जी के लिए 3 फैक्टोरियल। सही है, ऑप्शंस में यही था, इसी तरह आंसर था। असैसिनेशन, असैसिनेशन फास्ट, एक सेकंड पहले तो असैसिनेशन की बात करते हैं। देखो गिन लो वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन अब हमने रिपीटेशंस को हैंडल करना है, तो 1 2 3, 3 बार ए आ रहा है, 3 फैक्टोरियल, 1 2 3 4, 4 बार एस आ रहा है, 4 फैक्टोरियल, 1 2, 2 बार आई आ रहा है, 2 फैक्टोरियल, फिर एन के लिए भी करेंगे, 2 बार एन आ रहा है, ओ और टी एक एक बार आ रहा है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, इसी फॉर्म में आंसर था बेसिकली, ठीक है जी, फास्ट, ठीक है, 4 फैक्टोरियल बस, कोई वो रिपीटेशन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको तो वैसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं, 4 3 जार 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना ये, तो 4 3 जार 12, 12 2 जार 24, तो 24 वे से आप फास्ट को लिख सकते हो 24 तरीकों से,
फास्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अच्छा, अब ये एक थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको जरा गौर से देखना। वो कह रहे हैं अरेंज, ये वर्ड है, कैजोल है, काजोल है, जो भी है ये, ठीक है, ये वर्ड है, लेकिन इसको अरेंज इस तरह करना है कि एल और ई हमेशा साथ रहेंगे, इनको हम अलग नहीं कर सकते, इनको नहीं तोड़ सकते, एल और ई हमेशा साथ रहेंगे। तो देखो, अब अगर एल और ई को हमें साथ रखना है ना, तो मैं क्या करता हूं कि मैं एल और ई को एक डब्बे में साथ डाल देता हूं, ठीक है। अब ये जो पूरा बॉक्स है, ये इनके बीच में आ सकता है, इनके बीच में आ सकता है, इनके बीच में आ सकता है, इस एंड पे आ सकता है या इस एंड पे आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये एल और ई अलग अलग नहीं हो सकते। अब एल और ई को मैंने साथ डाल दिया, ठीक है, जन्मों के साथ ही साथ डाल दिया। हाँ, अब देखो सुनो, अब मेरे पास टोटल डब्बे कितने बन गए? 5। हालांकि वर्ड देखो कितने, 1 2 3 6 वर्ड्स हैं, लेकिन एल और ई को क्योंकि एक डब्बे में डाल दिया ना, तो टोटल कितने बन गए? 5। अब इन 5 डब्बों को मैं डिफरेंट तरीकों से अरेंज कर सकता हूं, तो 5 फैक्टोरियल उसके लिए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये एल और ई जो अंदर लिखा हुआ है, ये ई और एल भी तो हो सकता है, तो इसको अरेंज करने के भी तो 2 तरीके हैं ना, एक एल और ई और एक ई और एल। क्योंकि ये 2 लेटर्स हैं, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से हमने क्या कराया? मल्टीप्लाई। तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्या होगा? 5 4 20, 23 60 और 62 120, 120 और 2 फैक्टोरियल होता है 2, तो आंसर आया 240। तो टोटल 240 वेज है हमारे पास कि जिनसे हम ये जो वर्ड है इसको अरेंज कर सकते हैं। एल और ई को हम साथ रखेंगे, ये समझ आ गया कि जिनको साथ रखना है उनको एक डब्बे में, और फिर उसके बाद कर लोगे। समझ में आ गई? वन मोर एग्जाम्पल, 4 brothers and 3 sisters are to be arranged in a row for a photograph. In how many ways can they be seated if all sisters sit together? बहनों को साथ रखना है, भाई इधर उधर हो सकते हैं, बहनों को साथ रखना है, तो 3 बहनों को एक डब्बे में डाल दिया, एक पूरा रेड वाला बॉक्स बना के। देख लो रेड वाले डब्बे कितने, इन 4 में भाई आ जाएंगे, और फिर ये 5 डब्बे आपस में आगे पीछे हो सकते हैं, तो 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल उसके लिए। और जो 3 बहनें हैं उनके भी तो अलग अंदर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, तो अब क्योंकि वो 3 बहनें हैं तो उनके लिए 3 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 120, 3 फैक्टोरियल होता है 6, आंसर आ गया 720। कि 720 वेज के अंदर हम इस फोटोग्राफ को खींच सकते हैं। अच्छा, अब 2 फॉर्मूले हैं नए, ठीक है, 2 नए फॉर्मूले यार, बहुत वैसी बहुत देर में स्टार्ट हुई, मतलब टाइम नहीं है, ठीक है। 2 फॉर्मूले हैं नए, सही है। अब इन फॉर्मूले को देख लो। सबसे पहले है सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए, कि किसी भी, समझ आ रहा है ना, किसी भी आइटम्स को अगर हमने एक सर्कुलर अरेंजमेंट में अगर हमने उनको अरेंज करना है, सर्कुलर अरेंजमेंट में, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल, सही है, n-1 फैक्टोरियल। और अगर हम कोई चीज बना रहे हैं तो फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, ठीक है। अब ये दोनों मैं जरा अप्लाई करके दिखा रहा हूं। देखो, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 डिफरेंटली कलर्ड बीड्स कैन बी अरेंज्ड इन अ सर्कल ऑन अ टेबल, सर्कल ऑन अ टेबल। तो हम क्या करेंगे? सिंपल, अपना जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना सर्कुलर अरेंजमेंट का, वो लगा देंगे। n हमारा क्या है? 5, n-1 होल फैक्टोरियल क्या हुआ? 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 24, ठीक है। तो 24 वेज हैं कि आप 5 डिफरेंटली कलर्ड बीज को एक सर्कल में अरेंज कर सकते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी वेज कैन 5 पर्संस बी सीटेड एट अ राउंड टेबल? 5 बंदे हैं, उनको एक राउंड टेबल पे बैठाना है, यानी कि वही सर्कुलर अरेंजमेंट आ गई। तो फिर से अपना फॉर्मूला लगा, 4 फैक्टोरियल जो कि क्या होगा? 24। अच्छा, अब कह रहे हैं कि द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 डिफरेंटली कलर्ड बीड्स कैन बी फॉर्म्ड इनटू अ नेकलेस। अब हम कोई चीज बना रहे हैं, कोई चीज फॉर्म कर रहे हैं, नेकलेस बना रहे हैं, तो इसलिए उसके लिए फॉर्मूला क्या था? फॉर्मिंग समथिंग का n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2, तो यानी कि ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2, 24 अपॉन 2 यानी कि 12, ठीक है जी। इन हाउ मेनी वेज कैन 9 डिफरेंट फ्लावर्स बी स्ट्रंग टू फॉर्म अ गार्लैंड? ठीक है जी। तो फिर से हम कोई चीज बना रहे हैं, तो फिर से कौन सा फॉर्मूला लगेगा? n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 वाला। n हमारा क्या है? 9, 8 फैक्टोरियल अपॉन 2, सही है जी। ये बस ये इतना आंसर हो गया। अब देखो, अब देखो, अब हम पता है क्या पढ़ रहे हैं, ये भी एक अब ये डिफरेंट एक टाइप आ गई है, सही है। देखो हमारे पास 6 नंबर्स गिवन है
और इन 6 नंबर्स को यूज करते हुए हमने 6 डिजिट नंबर्स बनाने, 6 नंबर्स को यूज करते हुए 6 डिजिट्स नंबर बनाने हैं, लेकिन शर्त यह है कि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो सकता, यानी कि 2 2 1 इस तरह नहीं बन सकता, एक नंबर एक ही बार आएगा और 6 डिजिट के हमें नंबर बनाने। सही है, तो मुझे बताओ पहले बॉक्स, मैंने यहां पे 6 बॉक्सेस बना दिए 6 डिजिट्स के लिए, पहले बॉक्स के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? 6। ठीक है, अब इन 6 में से कोई एक नंबर इधर आ गया, रिपीट तो मैं कर नहीं सकता, तो दूसरे बॉक्स के लिए कितनी चॉइसेस हो जाएंगी? इसी तरीके से तीसरे के लिए 4, चौथे के लिए 3, तो ये क्या हो गया? 6 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया 6 फैक्टोरियल। ठीक है, ये जो मैंने लिखे हैं ना नंबर्स, ये वाले नंबर्स नहीं है, ये नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि मेरे पास इस डब्बे के लिए इतनी नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, इसके लिए इतनी, इसके लिए इतनी, और ये सब। तो 6 5 जार 30, 34 जार 120, 123 जार 360 और 362 जार 720। तो 6 का फैक्टोरियल क्या हो गया? 7। तो 720 डिजिट्स बन सकते हैं हमारे पास, 720 डिफरेंट डिजिट्स बन सकते हैं अगर हम किसी भी नंबर को रिपीट ना करें। रिपीट कर ले तो और ज्यादा बन जाएंगे, फिर रिपीट का भी केस आएगा, रिपीट का भी केस आएगा अभी आगे, रिपीट का भी आगे केस आएगा। भाई देखो समझ तो आ रहा है ना? ठीक है, अब देखो फिर से वही 6 नंबर है, इस बार भी हमें 6 डिजिट नंबर बना रहे हैं, मगर शर्त है इवन होना चाहिए, नंबर इवन होना चाहिए। अब इवन नंबर कौन सा होता है भाई? जो 2 से डिविजिबल होता है। 2 से डिविजिबल कौन सा नंबर होता है? जिसका लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा हो। डिविजिबिलिटी ट्रिक में पढ़ा था ना, याद है कि लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो रहा हो। तो देखो मेरे पास यहां पर इवन नंबर्स कितने हैं? 2 है, 6 है, 4 है। यही वो 3 नंबर हैं जिनको मैं एंड में रख सकता हूं, इनके अलावा किसी और नंबर को मैं एंड में नहीं रख सकता, वरना मेरा नंबर इवन नहीं रहेगा। तो मुझे बताओ आखिरी डब्बे के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? सिर्फ 3 चॉइसेस हैं, आखिरी डब्बे के लिए 3 चॉइसेस हैं। अब इन 6 में से कोई एक नंबर इधर आ गया, तो मेरे पास इसके लिए कितनी बची? 5, 4। अब देखो यहां पे फैक्टोरियल नहीं होगा, यहां पे फैक्टोरियल नहीं बनेगा, इसलिए मैंने इसको इस तरह से बताया, डब्बे से, फैक्टोरियल से नहीं बताया, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कि जब इस तरीके का सवाल आएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। 5 4 जार 20, 23 जार 60, 62 जार 120 और 123 जार 360। तो टोटल कितने वेज हैं आपके पास? 360 इवन नंबर्स बन सकते हैं, 360 इवन नंबर्स बन सकते हैं। अच्छा, अब अगर वो बोले भाई ऑड नंबर बनाना है, तो सिंपल काम क्या करो कि जितने इवन नंबर है उसको टोटल में से माइनस कर दो। हमने ऊपर क्या निकाला? टोटल कितने नंबर बन सकते हैं बगैर रिपीटेशन के। ये हम देख लो, ये हम केस पढ़ रहे हैं नॉन रिपीटेशन का, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो टोटल हमने कितने नंबर बनाए थे? 720। इवन नंबर कितने बनाए? 360। अगर ऑड का पता करना है तो टोटल में से क्या कर दो? इवन माइनस कर दो, तो जो बचेंगे वो ऑड नंबर्स होंगे, तो 360 ऑड बन सकता है। ठीक है जी। अब देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड इफ रिपीटेशंस आर अलाउड? इफ रिपीटेशंस आर, इस बार उन्होंने रिपीटेशंस की इजाजत दे दी। ठीक है, तो अब देखो, वैसे ये नॉट अलाउड होना चाहिए क्योंकि हमारे पास नॉट केस का, नॉट अलाउड का चल रहा है। हाउ मेनी 3 इफ, एक सेकंड, यहां पे नॉट डाल देता हूं। सही है, तो नॉट अलाउड का ही चल रहा है, तो नॉट अलाउड के लिए करते हैं। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड इफ रिपीटेशंस आर नॉट अलाउड? 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6। 3 डिजिट नंबर बनाना, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। पहले डब्बे में मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? 6। 6 में से एक नंबर यहां पे आ गया, दूसरे के लिए कितनी चॉइस बची? 5। तीसरे के लिए कितनी बची? 4। तो ये देखो ये भी फैक्टोरियल नहीं है। 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 4 120। तो 120 3 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं हमारे पास, 120 नंबर्स। ठीक है, अच्छा अब इसको ना मैं 6p3 भी कह सकता हूं, इसको मैं 6p3 भी लिख सकता हूं, क्योंकि हमारे पास परम्यूटेशन क्या थी कि भाई एक सेट में से पहले सिलेक्शन करो फिर उनको अरेंज कर दो। तो अगर 6 नंबर्स हैं, उनमें से 3 सेलेक्ट करके अरेंज करने, तो 6p3, तो 6p3। ठीक है, तो 6p3 भी कर सकते हैं, ये तरीका भी कर सकते हैं। 6p3 के लिए क्या होगा वैसे, अगर हम इसको फॉर्मूले में करें तो देख लो, वेरीफाई कर लो, आंसर वही आएगा। n फैक्टोरियल होता है यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल, ये होता है ना। 6 को मैं ब्रेक कर लूं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, आंसर वही आ गया 120। सही है जी। अब देखो यहां पर मेरे पास 6 नंबर है और 6 का 6 बने,
6 नंबर, तो 6 के 6 का नंबर 1 है। वो कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट पॉजिटिव होल नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड इफ अ नंबर कैन नॉट बी रिपीटेड। वो कह रहे हैं भाई रिपीट नहीं कर सकते और 3 डिजिट नंबर बनाने। तो भाई मुझे बताओ, अगर मैं पहले बॉक्स में 1 लिख दूं तो दूसरे बॉक्स में मैं क्या लिखूंगा? खाली छोड़ना पड़ेगा क्योंकि सारे के सारे ही 1 है। तो इसका मतलब है कि कोई एक नंबर भी ऐसा नहीं है जो मैं बना सकूं। यहां पर इस सिचुएशन में एक नंबर भी मैं नहीं बना सकता 3 डिजिट का। सही। अब अगर रिपीटेशन अलाउ कर दी जाए, अब अगर रिपीटेशन अलाउ कर दी जाए, ये थोड़ा आसान है, ठीक है। अब अगर रिपीटेशन अलाउ कर दी जाए, देखो वही 6 नंबर है 1 2 3 4 5 6, कह रहा है भाई 3 डिजिट नंबर बनाओ, लेकिन इस बार क्या है, रिपीटेशन आर अलाउड। हाँ, ये मैंने कैसे किया कि भाई देखो पहले डब्बे के लिए मेरे पास 6 चॉइसेस हैं, दूसरे के लिए भी 6 है क्योंकि रिपीट हो सकता है ना, तीसरे के लिए भी 6। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं कि 6 क्यूब क्या होता है 216। तो 216 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं अगर रिपीटेशन भी अलाउ कर दी जाए। अब देखो हाउ मेनी 3 डिजिट होल नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड इफ अ डिजिट कैन बी रिपीटेड। अब ये वही है कि 6 1 है और 3 डिजिट नंबर बनाना है, और अब मैं रिपीट भी कर सकता हूं। हाँ, तो एक ही बनेगा, यहां पे 1 आएगा, यहां पे 1 आएगा, यहां पे 1 आएगा, इसके अलावा मैं कुछ बना ही नहीं सकता। हाँ, तो क्या बना सकता हूं मैं? सिर्फ एक नंबर बना सकता हूं। बेसिकली मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इनको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई लगा दूं। अरे रुक जाओ ना, सब जगह लगा दूं, रह तो नहीं गया? बस चलो आ जाओ। ये हो गया, सही है। अच्छा अब फिर से देखो भाई, फिर से 6 नंबर है, इस बार क्या है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। ये सारे तुम लोगों की किताब की सवाल है। हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट पॉजिटिव होल नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, रिपीटेशन आर अलाउड। रिपीटेशन अलाउ कर दी और कह रहा है भाई 3 डिजिट पॉजिटिव नंबर बनाने। देखो जो पहला डब्बा है ना, उसमें मैं 0 नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मैं यहां 0 लिख दूंगा तो वो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। मुझे बनाना है 3 डिजिट नंबर, तो इसलिए पहले डब्बे के लिए सिर्फ 5 ही चॉइसेस हैं, दूसरे के लिए मेरे पास 6 पूरी चॉइसेस हैं, क्योंकि अब फर्क नहीं पड़ता 0 अगर बीच में लिख दूं। और तीसरे डब्बे के लिए भी मेरे पास 6 चॉइसेस हैं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ है, दोबारा से लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या है 5 इंटू 6 स्क्वायर, यानी कि 5 इंटू 36 कितना हुआ 180। तो 180 डिफरेंट बन सकते हैं नंबर्स। इन हाउ मेनी वेज कैन अ हॉकी 11 चूज अ कैप्टन एंड अ वाइस कैप्टन फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। ठीक है, 11 खिलाड़ी हैं, इनमें से एक कैप्टन चाहिए और एक वाइस कैप्टन चाहिए। सही है। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने इन 11 में से कोई 2 बंदे सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, ये तो हो गई सिलेक्शन। लेकिन इसके बाद हो सकता है कि ये कैप्टन हो, ये वाइस कैप्टन हो, या हो सकता है ये वाला कैप्टन बन जाए और ये वाला वाइस कैप्टन बन जाए। तो इसलिए ये परमिटेशन है कि यहाँ पे सिलेक्शन और फिर अरेंजमेंट भी हो रही है। तो क्या होगा 11p2, 11 फैक्टोरियल, फॉर्मूला लगाएंगे अपॉन आर फैक्टोरियल, ठीक है, मतलब n माइनस आर फैक्टोरियल, सॉरी, ये और ये 9 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 110। सही है जी। तो यानी कि 110 तरीके हैं कि पहले इन 11 में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर रहे हैं, अब वो पहले वाले 2 बीच वाले 2 कहीं से भी 2 हो सकते हैं, और फिर उनको कैप्टन और वाइस कैप्टन में अरेंज कर रहे हैं। There are 10 competitors in a race for 3 prizes. In how many ways can the prizes be given? देखो भाई अगर 10 बंदे कंपीट कर रहे हैं और 3 को प्राइज मिलना है, यानी कि एक फर्स्ट आएगा, एक सेकंड आएगा, एक थर्ड आएगा। अच्छा, अब इन तीनों में से कोई 3 बंदे पहले तो सेलेक्ट होंगे जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, और उनमें से किसी एक को फर्स्ट, किसी एक को सेकंड, किसी एक को थर्ड मिलेगा, मुझे नहीं पता किसको मिलेगा। ठीक है, तो ये किसका सवाल हो गया? परम्यूटेशन का सवाल हो गया कि पहले हम सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि किसको प्राइस जो है वो देना है। तो 3 बंदे सेलेक्ट हो गए, तो 11p, ओ सॉरी 10p3। तो हमारे पास क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर होल फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल क्या है 10 अपॉन 10 माइनस 3 कितना 7 फैक्टोरियल। तो 7 सॉरी 10 इंटू 9 इंटू 98,720। सही जी। तो 720 तरीके हैं हमारे पास।
अब ये देखो, कह रहे हैं देयर आर 6 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस ऑन अ टेस्ट एंड नहीं है ये, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द 6 क्वेश्चंस बी आंसर्ड। देखो भाई, पहले पहले सवाल को जब मैं आंसर करने जाऊंगा तो या तो मैं ट्रू लिख सकता हूं या फॉल्स। दूसरे के लिए भी यही है, सबके लिए यही है। फैक्टोरियल नहीं, 2 पावर 6। 2 पावर 6 क्या होता है? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 32, 64। तो यानी कि 64 आपके पास बन सकते हैं। यानी कि हो सकता है मैं इसको ट्रू कर दूं, इसको फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स, इस तरह करके 64 तरीके से मैं अपना आंसर दे सकता हूं। ठीक है, और हम जो तुक्के तुक्के मार रहे होते हैं ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी देख लो सही होने की कितनी है। कितनी कम है कि भाई 64 तरीकों में से एक होगा सही वाला, बाकी 63 गलत। 50-50 चांस नहीं होता। हाँ, देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन 7 डिफरेंट बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ कीपिंग अ स्पेसिफिक बुक इन द सेंटर। एक शेल्फ पे 7 किताबों को अरेंज करना है, लेकिन शर्त यह है कि कोई एक किताब उनमें से ऐसी खास है कि उसको रखा है बीच में। ठीक है, तो देखो, अब हमने जब एक किताब को बीच में फिक्स कर दिया ना, तो ये हो गई फिक्स, इसलिए इसको हम अरेंजमेंट्स में हम शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इसको तो हमने ऑलरेडी फिक्स कर दिया। बाकी, हाँ, ये 1 हो गई, और बाकी जो 6 बची हैं उनको हम फिर अरेंज कर रहे होंगे। 7 है ना, देखो 7 में से एक तो फिक्स हो गई, तो 6 बची। ठीक है, नहीं 6 6 6 क्यों भाई, मेरे पास यहाँ पे 6 में से एक किताब आएगी, एक किताब रख दी आपने यहाँ पे, अब उसको रिपीट किया तो उसको दोबारा कैसे रखोगे? फोटोकॉपी करा के। सही है, एक किताब आपने रख दी, 5 रह गई, 5 यहाँ रखोगे, फिर 4, फिर 3 रह गई, फिर 2 और फिर 1, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल आपका इस तरह से। ठीक है जी, तो 6 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है? 6 5 30, 34 120, 123 360, 720 आंसर। तो 720 तरीकों से मैं अरेंज कर सकता हूं। अच्छा, अब यहां पर क्या है, वही सवाल है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट। हाउ मेनी वेज कैन 7 डिफरेंट बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ इफ अ स्पेसिफिक बुक कम्स एट ईदर एंड। यानी कि या तो मैं उसको इधर रख दूंगा या तो मैं इसको इधर रख दूंगा। ठीक है, अब क्योंकि देखो, पहले हम ये वाली सिचुएशन को कंसीडर कर लेते हैं कि मैंने इसको इधर रख दी, तो मेरे पास जो बाकी की 6 बुक्स बची वो यहां पे कहीं आएंगी, तो उनके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अब या तो ये बनेगी या दूसरी कंडीशन ये बनेगी कि मैं इसको इधर रख दूं और वो जो 6 किताबें उनको मैं यहां अरेंज कर दूं, तो उन दोनों को मैं ऐड कर लूंगा, इन दोनों सिचुएशंस को। 1440 आपके पास वो बन गई। ठीक है, कितने रह गए? बस 4 पेजेस हैं भाई, उसके बाद आजादी तुम लोगों की। ठीक है, देयर आर 7 डिफरेंट पोस्ट वेकेंट ऑफ विच 3 मस्ट बी हेल्ड बाय ग्रेजुएट्स, 2 by undergraduates, while the remaining 2 may be given to either graduates or undergraduates. And undergraduate and नहीं है ये 10 undergraduates apply for these posts. In how many? हाँ, in how many ways? In how many ways? The post is filled. एक सेकंड, ये 10p3 यहाँ लिखा है, तो एक सेकंड, मैंने कुछ गलती की। 3 और 7 डिफरेंट पोस्ट, ठीक है, 2 by undergraduate, ठीक है, 10 graduates। हाँ, सवाल इज नॉट करेक्ट, वेट, graduates and 2 by undergraduate while the remaining 2 might be given to either graduates or undergraduates. 10 undergraduates apply, 10 undergraduates ने अप्लाई नहीं किया, 5 undergraduates ने अप्लाई किया। और एक सेकेंड, और 10 ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया। ठीक है, 10 ग्रेजुएट्स अप्लाई, ये मैंने क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती कर दी लिखते हुए। सही है जी, और ये चीज़ जो है ना, ये इन है। तो अब दोबारा से पढ़ते हैं सवाल को। देयर आर 7 डिफरेंट पोस्ट वेकेंट ऑफ विच 3 मस्ट बी हेल्ड बाय ग्रेजुएट्स, 2 बाय अंडर ग्रेजुएट। यानी कि 7 पोस्टें हैं जिसमें से 3 ग्रेजुएट्स को मिलेंगी, 2 अंडर ग्रेजुएट्स को मिलेंगी, और 2 जो बच गई ना, वो दोनों में से किसी को भी मिल सकती है। ठीक है, 5 ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया है और 10 ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया है, यानी कि टोटल कितने लोगों ने अप्लाई किया है? 15 लोगों ने अप्लाई किया है, 15 लोगों ने अप्लाई किया है।
तो उन्होंने पूछा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन द पोस्ट बी फिल्ड, ठीक है, कि ये जो 7 वैकेंसीज है इनको किस तरह फिल कर सकते हैं। तो देखो मेरे पास टोटल वैकेंसीज कितनी है 7, इनमें से 3 तो मैंने लाजमी ग्रेजुएट्स को देनी ही देनी है। ग्रेजुएट्स कितने हैं जिन्होंने अप्लाई किया है 10, उसमें से 3 कितनों को जाएंगी, उनमें से 3 को, ठीक है। तो अब मुझे उन 10 में से पहले तो 3 सेलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर उन तीनों में से जाहिर है, तो इसलिए 10p3। अंडर ग्रेजुएट्स के लिए मेरे पास टोटल 5 अंडर ग्रेजुएट्स है जिन्होंने अप्लाई किया है, उनमें से 2 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, फिर उनमें से हो सकता है एक को जॉब 1 मिल जाए, एक को जॉब 2, या हो सकता है एक को जॉब 2 मिल जाए, एक को जॉब 1 मिल जाए, तो इसलिए 5p2। और फिर जो बच गई हैं 2, वो ग्रेजुएट्स अंडर ग्रेजुएट किसी को भी मिल सकती हैं। अब देखो 10 में से ना 3 अंडर ग्रेजुएट तो 3 ग्रेजुएट तो सिलेक्ट हो चुके हैं, तो बचे 7, 5 में से 2 ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, तो बचे, तो टोटल हमारे पास जो रिमेनिंग बंदे बचे हैं ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट मिला के वो 10 बचे। इन 10 में से जो 2 वैकेंसीज हैं उनमें से किसी 2 को जाएंगी, तो 10p2। अब क्योंकि हमारे पास यहां पर एंड है, क्योंकि देखो ना पहले तो 3 इसको जाएंगी, एंड इनको भी जाएंगी, एंड इनको भी जाएंगी, तीनों को जाएंगी, तो मल्टीप्लाई। तो अब जब तुम इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा भाई, इनको सॉल्व करते हैं। ये मैं ऊपर ले जाता हूं, 10p3 यानी कि 10 फैक्टोरियल अपॉन 5p2 यानी कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। सही है, एक और पेज ऐड करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ये कैंसिल। फिर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 4 अपॉन 3, तो ये कैंसिल हो गया। 10 9 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो गया। अब जो चीज़ें बच गई उनको मल्टीप्लाई कर लो, 10 9 ज़ार 90, 98 ज़ार 720, 5 4 ज़ार 20, 10 9 ज़ार 90। अब इन तीनों को जो है ना वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मैनुअली, सही है। तो वो मैं एक करके दे देता हूँ, ये 1800 हो जाएगा और ये 720 हो जाएगा। चलिए यार पूरा कर देता हूँ, और बोलो, ये लो 0 तीनों से मल्टीप्लाई हुआ, 2 0 ज़ार 0, 2 0 ज़ार 0, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2 3, ठीक है। 7 0 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 0 से 7 8 ज़ार 56, 7 1 ज़ार 7 12, ठीक है। इनको प्लस कर लो, 0 0 0 6 9 2 1, तो क्या आंसर आ गया 1 2 9, 1 2 3 4, नहीं 3 0 है। ये लो भाई, ये आपके टोटल तरीके हो गए जिनसे आप 7 पोस्टों को सॉल्व कर सकते हैं। सोचो सिर्फ 15 लोगों ने अप्लाई किया है 7 पोस्टों के लिए, और कितने सारे तरीके बन गए, तो ये देख लो भाई, ठीक है जी। तीन रह गए। अच्छा जी, अब देखो, अ बॉक्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स कंटेन 4 दैट आर डिफेक्टिव एंड 5 दैट आर नॉन डिफेक्टिव। हाउ मेनी वेज कैन एन इंस्पेक्टर चूज 5 ट्रांजिस्टर्स सो दैट 4 आर डिफेक्टिव। देखो भाई एक डब्बा है, ठीक है ना, 4 जो है वो डिफेक्टिव है, 5 जो है वो नॉन डिफेक्टिव है ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। अब उसमें से उसने 5 उठाने और 5 इस तरीके से सेलेक्ट करने के 4 जो है वो डिफेक्टिव वाले आए और एक जो है वो नॉन डिफेक्टिव है। तो यार मुझे बताओ डिफेक्टिव वाले हैं ही कितने, तो वो चारों को ही सिलेक्ट करेगा ना जाहिर है, क्योंकि उसको 4 चाहिए। तो और सिर्फ सिलेक्ट करना है, अरेंज कोई नहीं करना, क्योंकि सारे ट्रांजिस्टर्स हैं, सेम चीजें हैं, उनको क्या अरेंज करोगे। तो आ गया 4C4 कि सिर्फ सिलेक्ट किया है, ठीक है। हाँ, तो 4C4 क्या होता है 1, और 5 में से एक सिलेक्ट करना है, 5 में से एक सिलेक्ट करना है, तो 5C1 क्या होता था 5NC1 यानी कि, तो टोटल कितने तरीके हैं 5 वेज। आखिरी 2 सवाल हैं उसके बाद खत्म है। हाउ मेनी कमिटीज of 5 member each can be formed from 8 men and 4 women if particular woman is always included। भाई एक औरत है वो पर्ची है, सही है ना, उसको हमेशा ही रखना है, ठीक है। तो अब क्योंकि एक औरत को तो हमेशा रखना ही रखना है, तो उसको मैंने पहले से लाके रख दिया। अब बचे 4 सिलेक्शंस करनी है। देखो टोटल मेरे पास 8 मेन है और 4 वुमेन है, ठीक है। ये टोटल कितने हैं 12।
लेकिन इनमें से एक को तो मैंने ऑलरेडी रख दिया ना, तो 11। तो अब इन 11 में से कितने सेलेक्ट करने, 4। सारे चार पोस्टें बच गई ना, तो 11 में से 4 करने हैं, तो 11C4 4 को सिलेक्ट करना है और सिर्फ सेलेक्ट करना है, अरेंजमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया उन्होंने। सही, बस क्योंकि 5 बंदों की कमेटी बनानी है ना, उसमें कोई रैंकिंग की हुई है, बस 5 बंदे हैं, सब बराबर है, इक्वल राइट्स। ठीक है, तो 11C4 क्या होगा हमारे पास, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल, इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं इसको मजीद ब्रेक डाउन कर लेता हूँ। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना। अब देखो 4 1 जार 2 जार, 3 1 जार 3 जार, 2 1 जार 5 जार, कैसा, ठीक है। 2 3 जार 6, 6 5 जार 30, और 30 को 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 330 होता है पक्का, एक, हाँ 110 110, हाँ सही है, 330। तो 330 आपका आ गया आंसर, सही है जी। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, उससे पहले आपको एक आइडेंटिटी पता करनी होगी। सही है, देखो जब भी हमारे पास कॉम्बिनेशन में NC2 लिखा हो, यानी कि यहां पर अगर 2 हो और यहां पर कोई भी नंबर हो, तो उसका फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n-1 अपॉन 2। फैक्टोरियल लगा दे, नहीं फैक्टोरियल कहीं नहीं, ठीक है, बस ये फॉर्मूला आपने याद रखना है 2 के लिए कॉम्बिनेशन में। अगर फैक्टोरियल लगा दे तो गलत हो जाएगा ना, आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। फैक्टोरियल का तो मतलब होता है उस नंबर से लेके 1 तक सारे को मल्टीप्लाई कर दो, सही है, फैक्टोरियल नहीं लगेगा। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, एवरीबडी इन अ रूम शेक्स हैंड्स विद एवरीबडी एल्स, द टोटल नंबर ऑफ हैंड शेक्स इज 66, देन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रूम। देखो भैया, बंदे नहीं पता कितने, एक रूम में बहुत सारे बंदे और हर बंदा एक दूसरे से हाथ मिला रहा है, यानी कि एक बंदा सबसे हाथ मिलाएगा, एक बंदा सबसे हाथ मिलाएगा, टोटल हैंड शेक्स जो है ना वो 66 हुए। अब मुझे बताओ, जब हमें हाथ मिलवाना है तो हमें 2 बंदे चाहिए होंगे ना, 2 बंदे सेलेक्ट करने होंगे। बंदे कितने हैं नहीं पता, उसमें से सेलेक्ट कितने करने होंगे, 2 करने होंगे, ताकि उनका आपस में हैंडशेक करवा सके। तो यहां पर क्या करेंगे, अपनी आइडेंटिटी लगा देंगे। हाँ, आइडेंटिटी क्या है, n अपॉन 2 इक्वल्स टू 66। उसने हमें ये बता दिया कि ये टोटल ये है, और हमसे उसने नंबर ऑफ पर्सन ही पूछा है, यानी कि n तो पूछा है उसने हमसे। तो क्या करो, 2 को ले जाके मल्टीप्लाई करा दो, क्या हो जाएगा 32 n स्क्वायर माइनस n माइनस 132 बन गई क्वाड्रेटिक। आप लोग करेंगे मिडिल टर्म ब्रेक, ठीक है, n के निकालेंगे 2 आंसर्स। मैं एक काम कर देता हूं, क्योंकि देखो मैं एक चीज यहां पे बताना चाह रहा हूं, इसलिए मैं जल्दी से ना वैल्यू निकाल रहा हूं। एक वैल्यू n की आई है 12, एक वैल्यू आई है -11। हाँ, ये बताना चाह रहा था कि देखो नेगेटिव में तो लोग हो ही नहीं सकते, तो आपके पास कितने बंदे हैं, 12। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन खत्म।